Hello everyone, myself Manoj Kumar and this is my demo video and today we are going to discuss about gravitation. तो ग्रेविटेशन शुरू से करने से पहले हमें न्यूटन के बारे में जानना होगा। सन 1866 ईस्वी में न्यूटन साहब जब एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे तो उसके माथे पर एक सेब गिरा और जब सेब गिरा तो फिर उसने उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलने लगे, जैसे कि ये एप्पल गिरा तो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। तो फिर वो सारा कुछ सोचने लगे, सारा दिमाग लगाने लगे। फिर दिमाग लगाते लगाते फिर उसने ये थ्योरी दी और आज हमें ये ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है। तो फिर ये ग्रेविटेशन होता क्या है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे क्या ग्रेविटेशन कहना क्या चाहता है। तो ग्रेविटेशन क्या है, देखिए द डेफिनेशन हम लोग शुरू कर रहे हैं। द फोर्स ऑफ particles in the universe is called gravitation. The force of attraction between any two particle in the universe is called gravitation. एक्चुअली में जब भी कोई दो पार्टिकल ये सारे यूनिवर्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उसी को हम लोग ग्रेविटेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मार्कर है और हम लोग अर्थ पे हैं। लेट सपोज ये मार्कर को जब हम छोड़ते हैं तो ये हमेशा नीचे की ओर जाता है और ये अर्थ जो है इसको पुल करता है और एक फोर्स लगाता है जिस कारण से ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अर्थ एक फोर्स लगा रहा है किस पे, मार्कर पे, और मार्कर भी एक फोर्स लगाता है अर्थ पे। लेकिन हमें ये अर्थ आप बोलोगे कि अर्थ फिर क्यों नहीं हो रहा, तो वो अलग टॉपिक है, इस पर अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो हमें ये सिंपली समझना है कि ये ग्रेविटेशन क्या है और अट्रैक्शन ऑफ फोर्स क्या है। तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो कुछ एग्जाम्पल देते हैं। लेट सपोज जैसे कि हम लोग ने मार्कर को देखा तो एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल द लेट सपोज द बॉल अट्रैक्ट टू द अर्थ। मतलब सपोज जैसे कि हमारे पास एक बॉल है, लेट सी ये बॉल है। ये बॉल क्या होता है, जब भी हम इसको छोड़ेंगे तो ये हमेशा अर्थ की ओर अट्रैक्ट होता है। एक्चुअली में ये अर्थ इसको ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, एक फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ये आपस में ये अट्रैक्ट करते हैं और ये हमेशा अर्थ अपनी ओर खींचता है। तो आई होप डेफिनेशन सभी को क्लियर होंगे। तो न्यूटन साहब ने जब वो अपना न्यूटन साहब जब इसको कर रहे थे सारा, तो एक लॉ दिए हम लोग को। वो क्या था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो उसी के बारे में नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। आई होप पॉज दिस वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जब न्यूटन साहब ने इसको बना रहे थे तो बहुत दिमाग लगा के अपना एक लॉ दिया और उसी लॉ को हम लोग क्या नाम दिया गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लेट सपोज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें न्यूटन साहब कहना क्या चाहते हैं, इसका सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। न्यूटन साहब ने इस लॉ के अनुसार बताया कि जैसे वो बोलते हैं this law
state that first the product success the force is directly proportional to the product of their masses। एंड सेकेंड चीज क्या कहते हैं, द फोर्स इज इनवर्सली proportional to the square of distance between them। एक्चुअली में ये थ्योरेटिकल चीज़ है, जब इसको हम लोग आगे नोटेशन में देखें तो समझ में आएगा। ये लोग कहना क्या चाहते हैं, जो फोर्स है, ये फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। एक्चुअली में ये थ्योरेटिकल चीज़ है, जब हम लोग अब नोटेशन देखते हैं, लेट्स सी देयर। जैसे कि पहला क्या कहता है, लेट्स सपोज दो मासेस है, m1 है, ये m2, इसके बीच में डिस्टेंसेस क्या है, लेट्स सपोज r है। तो पहला क्या कहता है कि फोर्स, ये फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 m2, ये पहला चीज कहता है। और दूसरा क्या कहता है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दूसरा कहता है कि जो ये फोर्स होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर की। क्लियर, यहाँ आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो अब आगे हम लोग देखते हैं, जब 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो एक फॉर्मूला बन के निकलता है। लेट्स सी, फोर्स जब 1 और 2 को कंबाइन करेंगे, लेट्स सी कंबाइन 1 and 2, let's see, force is directly proportional to m1 m2 by r square। क्लियर। एंड देन जब भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटता है तो उसमें एक प्रोपोर्शनल जब हटाते हैं तो उसमें कुछ कांस्टेंट डालते हैं। लेट्स सी F इक्वल टू, और यहाँ पे जब हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़ रहे हैं तो एक नया कांस्टेंट आता है G m1 m2 by r स्क्वायर। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला माना जाता है, बेसिक फार्मूला। ठीक है। और अब आता है मेरा ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। G को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है, इसके बारे में और आगे डिटेल में पढ़ाएंगे। जी की वैल्यू होती है, यहाँ पे 10 वैसे ही लिख दे रहे हैं, अब आगे देखना है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसके बारे में और अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तब तक आप नोट करें, वीडियो को पहले पॉज करें, फिर नोट करें, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्लियर, तो मिटा दे। ओके, जैसे हम लोगों ने अभी एक फॉर्मूला ड्राइव किया, एफ कुछ बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है
जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये फोर्स है जो फोर्स दिख रही है, ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स है। ये दिमाग में कभी नहीं रखना कि यहाँ एक रिपल्सिव फोर्स होगी क्या, नहीं, दिमाग में एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ये जो फोर्स होगा वो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होगा। सो दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? आई होप सब यहाँ तक क्लियर होगा। तो ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। यहाँ पे एक दिमाग में नहीं लगाना है कि अगर कोई क्वेश्चन आता है क्या कि F बराबर G m1 m2 बाय r स्क्वायर, और ऑप्शन में आता है क्या F रिपल्सिव फोर्स हो सकता है क्यों, तो वहाँ पे हमेशा वो ऑप्शन गलत होगा। तो हमेशा क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स ही होगा, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। ठीक है, अब हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट बात आता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, तो जी का वैल्यू हमेशा याद रखना है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, और सेकेंड चीज़ आता है मेरा यूनिट ऑफ जी। तो यूनिट ऑफ जी हम लोग निकालना सीखते हैं। देखो यूनिट ऑफ जी कैसे निकालते हैं, सबसे पहले यही फॉर्मूला को हमको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, जिससे F बराबर जी m1 m2 बाय r स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? अब क्या करना है, इस फॉर्मूला को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। देखो F इधर डिवाइड में इधर जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, F r स्क्वायर बराबर जी m1 m2, है ना। और फिर ये m1 m2 को इधर ले आना है। ठीक है, या फिर इसको इधर ले जा सकते हो, इधर लेके हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। लेट्स से जी बराबर F r स्क्वायर बाय m1 m2, है ना। तो जी का यूनिट कैसे होगा, देखो यूनिट ऑफ जी, है ना। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, ये डिस्टेंस है, रेडियस है, सॉरी हाँ रेडियस है। रेडियस किस में होता है, मीटर में, यानी कि डिस्टेंस है। तो यहाँ जब डिस्टेंस का स्क्वायर है तो यहाँ पे डिस्टेंस स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि मीटर स्क्वायर। और नीचे क्या है, मास, केजी, केजी को जब इंटू करेंगे तो केजी स्क्वायर। ठीक है, इस कारण से मेरा यूनिट ऑफ जी क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक कोई दिक्कत तो आप ज़रूर बताएं। अगर यहाँ पे दिक्कत नहीं है तो आगे एक इलस्ट्रेशन करते हैं, जिससे आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाए। लेट्स सी, एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे दो बॉडी लेते हैं, इसका एप्लीकेशन देख रहे हैं। लेट्स सपोज ये 10 kg का है और लेट्स सपोज ये 20 kg का है, और इसके बीच में डिस्टेंस लेट्स सपोज 50 मीटर है। ओके, तो इसमें हमको निकालना है फोर्स, निकालना है। कैसे निकालेंगे, जस्ट सिंपली हमको फॉर्मूला पुट करना है। क्या होता है फॉर्मूला, हाँ जी m1 m2 बाय r स्क्वायर। क्लियर? अब वैल्यू डायरेक्ट पुट करना है। जी का वैल्यू कितना होता है, देखो यहाँ पे होता है ना 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और m क्या है, मासेस है। ये m1 बॉडी है और ये m2 बॉडी। m1 कितना है 10 kg और m2 कितना है 20 kg, है ना। और रेडियस कितना है 50 का स्क्वायर, है ना। ये जो मेरा निकल के आएगा फोर्स निकल के आएगा, और ये मेरा किस में आएगा, न्यूटन। आई होप आप लोग ये सॉल्व करें और आंसर जरूर से जरूर कमेंट करें और बताएं।
तब तक पॉज एंड नोट इट डाउन। हम लोगों ने तो ये सारे पढ़ लिए, लेकिन इसका हम लोग का यूज़ कहाँ होता है ये हमको सबसे पहले देखना है। कि हम लोग ने तो ये तो पढ़ तो लिया, ठीक है, लेकिन इसका हम लोग रियल लाइफ में एप्लीकेशन में कहाँ देखें कि हम लोग को पता चले कि हाँ यहाँ पे हम लोग का ग्रेविटेशन यूज हो रहा है। तो इम्पोर्टेंस जाके हम लोग यूज कर सकते हैं ना। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ, कहाँ कहाँ हम लोग का इम्पोर्टेंस आता है। जैसे कि पहला मेरा आता है, हम लोग ये इंसान, हम लोग जो ये अर्थ से कनेक्टेड है ना, बस ग्रेविटेशन के कारण। अगर ग्रेविटेशन नहीं होता तो आज हम लोग उड़ रहे होते हैं। जैसे कि हम लोग जनरली देखते हैं चंद्रमा में क्या होता है कि कोई भी एस्ट्रोनॉट जाता है तो वहाँ पे ग्रेविटी नहीं रहने के कारण वो हमेशा उड़ते रहते हैं, हम लोग देखते हैं। लेकिन हम लोग का अर्थ के केस में ऐसा नहीं है। एक्चुअली में हम लोग के बीच में ग्रेविटेशन बॉन्ड बना रहता है अर्थ से, जिस कारण से हम लोग ये अर्थ में हम लोग हैं। तो फर्स्ट लिख सकते हैं द वन मिनट, है ना। दूसरा आता है कि हम लोग देखते हैं ना कि चंद्रमा, मून जो होता है, मून हमेशा अर्थ के चारों ओर राउंड करता है ना। तो उसका मेन रीजन क्या होता है कि ये रहा अर्थ और ये रहा मून, ये अर्थ है ये मून, ये दोनों के बीच में भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है, जिस कारण से मून इसकी चारों ओर हमेशा घूमते रहते हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो मून कभी इधर चला जाता कभी इधर चला जाता, जिस कारण से ये दूसरों का जो बना रहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये बना नहीं रहता। तो दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं। है ना। थर्ड पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में हम लोग जानते हैं ना, सारा जितना भी प्लेनेट है सारा ये सन के चारों ओर राउंड करता है, उसमें भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है, जिस कारण से हम लोग जितना भी देखते हैं, जितना भी सारा सोलर सिस्टम है प्लेनेट, सब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही एक दूसरे के चारों ओर घूम रहा है। नहीं तो कोई प्लेनेट भाग जाता है इधर, कोई निकल जाता है उधर, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसका मेन रीजन क्या है, मेरे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण रहता है। तो इसका थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं ऐसे ही बहुत सारा यूजेस है ना। ऐसे ही हम बहुत सारा यूजेस हम लोग देखते हैं, लेकिन हम लोग को अभी इतना ही पढ़ना है और नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है, आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर होगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये आप लोग का होमवर्क है। आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल को बुक्स में और कहीं से भी रिसोर्स से आप लोग देखेंगे कहाँ कहाँ हम लोग को ग्रेविटेशन फोर्स और लिख सकते हैं। तो आप लोग इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग नोट डाउन कर लें। बहुत बड़ा एक एप्लीकेशन आता है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, एक रिलेशन पढ़ते हैं। एक एप्लीकेशन आता है जिसमें पढ़ते हैं हम लोग स्मॉल जी और ग्रेटर जी में रिलेशन क्या होता है। तो एक पॉइंट आता है रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, है ना। सबसे पहले इसको समझने से पहले
तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा अर्थ है, लेट्स सपोज ये हमारा अर्थ है, इसका मास हम लोग m मानते हैं और इसका रेडियस r मानते हैं, है ना, ठीक है। और एक बॉडी हमारा यहाँ पे है, इसका मास हम लोग m मानते हैं, है ना। तो हम लोग इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल सकते हैं ना। फर्स्ट हम लोग क्या पढ़े, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल सकते हैं ना। फोर्स क्या होगा, ये दोनों के बीच में फोर्स होगा ना। लेट्स सपोज ये हमारा बॉडी है और इसके पहले देखो जी एम बाय आर स्क्वायर, ये होगा ना, है ना। अब देखो अगर ये बॉडी यहाँ पे है तो इस पर कुछ सेंटर की ओर फोर्स लगाएगा, सेंटर की ओर ये फोर्स लगाएगा, है ना। तो ये बॉडी जब फोर्स लगा रहा है तो इसका कुछ वेट होगा, और वेट हमेशा क्या लगाएगा, सेंटर की टुवर्ड लगाएगा। तो इसका वेट क्या निकलेगा, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होगा, वेट क्या हो जाएगा, वेट क्या होता है mg, हाँ mg। हम लोग ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि ये जो दोनों बॉडी है इक्विलिब्रियम स्टेट में, यानी कि स्टैटिक स्टेट में, ये दोनों स्टैटिक में और इक्विलिब्रियम में, ये हम लोग समझ के चल रहे हैं। ड्यू टू स्टैटिक और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तो क्या हो जाएगा 1 बराबर 2, कर सकते हैं ना। हाँ, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, mg बराबर जी एम बाय आर स्क्वायर, और यहाँ से मेरा mm क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं ना, g बराबर जी एम बाय आर स्क्वायर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, है ना, ठीक है। अब इसको नोट करें और फिर इसके आगे हम लोग बात करते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं। क्या रिलेशन करता है, जी एम बाय आर स्क्वायर। यहाँ से हम लोग जी का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। ये एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ, पहले हम लोग लिख लेते हैं। एम क्या दिखाता है, मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द अर्थ क्या होता है, 6 × 10⁻24 kg। और रेडियस क्या होता है, 6.4 × 10⁻6 मीटर, या फिर इसको 64 किलोमीटर। ये दोनों चीज़ हम लोग कर सकते हैं ना, ये चीज़ ध्यान में रखना है ना। अब जस्ट वैल्यू पुट करना, जी का वैल्यू निकल जाएगा। लेट्स सी, जी का वैल्यू क्या होगा, 6.67 × 10⁻11 × 6 × 10⁻24, है ना। इसके बाद रेडियस क्या हो जाएगा, 6.4 × ये वाला मीटर में करना है ना, क्योंकि जो जी का वैल्यू आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर में होता है 6। और जब इसको करेंगे तो जब इसको हम लोग सारा चीज़ कैलकुलेट करेंगे तो जी का अप्रोक्सीमेट वैल्यू आता है 9.81 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग राउंड ऑफ में हम लोग बोल देते हैं जी का वैल्यू आया 9.8 मीटर स्क्वायर। ये ध्यान में रखना, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारा चीज़ क्लियर होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन आता है, क्या ये जी का वैल्यू जो होगा 9.8 क्या हर जगह के लिए सेम होगा क्या? ये थोड़ा सा पहले दिमाग में सोचो, सोच लिया, ठीक है।
क्या ये जी का वैल्यू हमेशा एक जगह सेम उसी तरह होगा, जैसे कि हर जगह मतलब अगर हम लोग ऊपर बढ़ते हैं नीचे बढ़ते हैं जी का वैल्यू क्या हर जगह सेम होगा? नहीं, जी का वैल्यू हर जगह सेम नहीं होता। तो एक पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, इधर लिख देते हैं, द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट सेम एट every place, it changes लिखते हैं ना, इस चेंज इतना भी लिख देते हैं, द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट सेम एट एवरी प्लेस, ये ध्यान में रखना, इट वेरी विथ हाइट डेप्थ इट, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना है कि द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट सेम एट एवरी प्लेस, ये हर जगह चेंज होता रहता है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। उसमें हम लोग को पता चलेगा कि जी का वैल्यू कहाँ बढ़ता है, कहाँ घटता है, क्या होता है, नहीं होता, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, क्लियर? या तो नोट डाउन करें। देखेंगे कि वैल्यू जो होता है जी का वो किस तरह से वेरी करता है ना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वेरिएशन ऑफ वेरिएशन ऑफ जी कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहला चीज आता है मेरा हाइट से, विथ हाइट, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग एल्टीट्यूड, है ना। कि जब कोई बॉडी को अर्थ के सरफेस से जब ऊपर जाता है तो क्या जी का वैल्यू सेम होता है, कम होता है, या कैसे होता है, हम लोग देखेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं। लेट्स सपोज दिस इज माय अर्थ, ये हमारा अर्थ है जिसका रेडियस हम लोग मान के चलते हैं r, इसका मास है हमारा m, ठीक है। लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट है हमारा, इसका मास हम लोग लेते हैं m, है ना, ठीक है, क्लियर। अब आगे हम लोग देखते हैं। पहले ऑब्जेक्ट को क्या किया, सरफेस पे रखें, कहाँ रखें, सरफेस पे। हाँ, फर्स्ट चीज when the object at surface of the earth, जब सरफेस ऑफ द अर्थ पर ऑब्जेक्ट आता है तो क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े ग्रेविटी क्या होता है, जी एम बाय आर स्क्वायर। दिक्कत है नहीं ना, ओके। लेट्स हम लोग इसको थोड़ा सा लिख देते हैं। क्लियर। जब हमारा ऑब्जेक्ट को सरफेस पे रखें तो हमारा क्या था, ये वाला था, इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। और जब ये ऑब्जेक्ट को हम लोग किसी एच हाइट पे लेंगे, लेट सपोज ये हमारा हाइट क्या है, एच, है ना। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे लेंगे, ये वाला ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे, यहाँ से यहाँ लेंगे, है ना। तो डिस्टेंस यहाँ पे सेंटर वो है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा आर है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा, आर प्लस एच, क्लियर है ना। अब वेन आगे देखते हैं,
मेरा ग्रेविटी क्या होगा जब वैल्यू हम जब ऑब्जेक्ट को हम h हाइट ऊपर ले जाएंगे। लेट्स से व्हेन द ऑब्जेक्ट इज टेकन h height from the surface of the earth। लेट्स सी, जब हमारा ऑब्जेक्ट सरफेस पे था, यहाँ पे सरफेस पे था, तो मेरा क्या हो गया g इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। क्लियर। और जब यही ऑब्जेक्ट को हम जब h हाइट पे ले जाएंगे तो मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस क्या था मेरा r था। क्लियर, यहाँ पे r कर लेते हैं, r था। और यहाँ पे हाइट मेरा क्या हो जाएगा h प्लस आर, यहाँ से नापा जाए तो, है ना। तो मेरा जी डैश क्या हो जाएगा, जी डैश हो जाएगा मेरा जी एम बाय हाइट क्या हो जाएगा, टोटल रेडियस क्या हो जाएगा h प्लस आर, हाँ r प्लस h का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं डिवाइड टू विथ वन। क्या आता है मेरा जी डैश बाय जी इक्वल टू, ये लिख सकते हैं ना, ये दोनों कट जाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये हर जगह एप्लीकेबल है। जब भी क्वेश्चन में कहीं पे हाइट का क्वेश्चन आता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, और कुछ उसमें नोटेशन चेंज हो जाता है या कुछ होता है तब हम लोग नेक्स्ट चीज़ देखेंगे। कहीं पर भी आता है तो फॉर्मूला हम लोग को यही वाला यूज़ करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर एक केस इसमें बनता है, एक इम्पॉर्टेंट केस रहता है कि ये जो हाइट, ये वाला जो हाइट है, अगर हमारा हाइट ये कम होते जाता है या फिर आर के कंपैरिजन में ये एच मेरा छोटा होते जाता है, तो एक नया फॉर्मूला बनता है। लेट्स से व्हेन द वैल्यू, एयर कर दे क्या, ठीक है यहीं पे कर दे, व्हेन द वैल्यू ऑफ एच इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आर, है ना। तो एक फॉर्मूला और बनता है, क्या होता है इसमें आता है जी बाई जी डैश इक्वल टू 1 माइनस 2h बाई आर, है ना। और जब इसको हम ऐसे करके देखते हैं, ये बाइनोमियल थ्योरम से आता है, तो इसमें ज़्यादा अभी ये इसको नहीं पढ़ना है बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ कैसे होता है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग को ध्यान में रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग, जब आर इज मच 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 ग्रेटर देन एच, ये कंडीशन लगता है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है ना। तो यहाँ तक नोट करें। तो चलिए एक इसी टॉपिक पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वेट ऑफ ए बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 200 न्यूटन। कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका किसी पे अर्थ सरफेस पे 200 न्यूटन है, ठीक है। हाउ दिस वेट में चेंज व्हेन द बॉडी इज टेकन ऑफ द अर्थ सरफेस, व्हेन द बॉडी इज टेकन 10 किलोमीटर, है ना, सॉरी टेकन 10 किलोमीटर ऑफ द सरफेस। क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस है, उस टाइम उसका वेट कितना है 200 न्यूटन, और जब वही ऑब्जेक्ट को 10 किलोमीटर ऊपर
अर्थ सरफेस से कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर जब ऊपर ले जाएंगे तो उस वेट, बॉडी का वेट क्या होगा, क्या चेंजेस आएगा नहीं आएगा वो देखते हैं हम। पहले फिगर से थ्रू समझते हैं, सॉरी सर, है ना, पहले फिगर समझते हैं। एक्चुअली में था इसका, ये अर्थ है, लेट सपोज ये मेरा अर्थ है, इसका मास m है, रेडियस हम क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट जिसका मास हम लोग m लेते हैं। कुछ दूरी के बाद ये कितना, 10 किलोमीटर, है ना, ओके। और कुछ गिवन रहता है, जैसे रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर या फिर 64 किलोमीटर, है ना। और मास क्या रहता है, ये याद रखना है, ये कुछ डेटा है जिसको हम लोग को हमेशा याद रखना, 6 इंटू 10⁻24 kg, ये दोनों डेटा गिवन रहता है हमेशा, लेकिन कोशिश करना इसको याद कर लें। तो क्या कह रहा है कि जब सरफेस को हम लोग 10 किलोमीटर ऊपर लेके, लेट सपोज यहाँ बॉडी यहाँ पे आ गया, पहले बॉडी यहाँ था, फिर बॉडी को यहाँ लाया गया, तो यहाँ पे मेरा वेट कितना होगा। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो हम लोग एक रिलेशन पढ़े थे पिछला, इसमें क्या पढ़े थे, जी डैश बाय जी इक्वल टू आर स्क्वायर बटे आर प्लस एच का होल, ये रिलेशन पढ़े थे ना, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, जी डैश इक्वल टू जी, और यहाँ पे दोनों में स्क्वायर है तो इस तरह लिख सकते हैं ना, स्क्वायर को एक, दोनों को एक अंदर करके आर प्लस एच। यहाँ तक क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आगे हम लोग देखते हैं, है ना, यहाँ पे हो गया सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, हम लोग आगे देखते हैं। आगे इस तरह कर सकते हैं ना कि वैल्यू पुट करते जाओ, जी डैश इज इक्वल टू जी 6400 किलोमीटर में पुट कर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6400 प्लस 10 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसको ये हो सकता है ना, जी डैश इज इक्वल टू जी 64 बाई 64 10 स्क्वायर, ये मेरा जी डैश का वैल्यू। तो यहीं पे हमारा क्या निकालना है, वेट निकालना। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे वेट ऑफ द बॉडी above 10 किलोमीटर above अर्थ सरफेस। यही तो हम लोग को निकालना है ना कि अर्थ सरफेस के 10 किलोमीटर ऊपर हमारे यहाँ पे वेट कितना होगा। तो वेट मेरा क्या हो जाता है, mg डैश, नहीं होगा, है ना, क्लियर। g का वैल्यू जो आता है यहाँ पे, g का जो वैल्यू है, g का जो वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं ना, यहाँ लिख दो पुट द वैल्यू ऑफ जी डैश, अब पुट कर दो, वेट मेरा आ जाएगा m, और g की जगह सारा ये पुट करना है, जैसे क्या हो जाएगा g, और यहाँ पे क्या होगा 64 बाय 64 10 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। ये हमारा क्या आ जा रहा है, वेट आ रहा है ना। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना, mg क्रॉस 6400 बाय 6410 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे mg क्या है हमारा, mg ये जो है हमारा तो अर्थ सरफेस का है ना। यहाँ पे जो मेरा वेट आएगा, यहाँ पे जो मेरा वेट आएगा ये क्या आएगा, mg के ही तो बराबर आएगा ना। और ये मेरा क्वेश्चन में गिवन है ना, mg का वैल्यू मेरा कितना दिया होगा 200। तो क्या हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं ना, वेट बराबर क्या हो जाएगा 200 इंटू
6400/6410 का होल स्क्वायर। आई होप आप लोग ये वाला सॉल्यूशन निकालें, इसको सॉल्व करें और जितना भी आंसर आएगा ज़रूर बताएं। ओके, यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप अच्छा से एक बार देख लें और इसको नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने अभी एल्टीट्यूड देखा, तो एल्टीट्यूड हम लोगों ने क्या देखा कि जैसे जैसे हम लोग वैल्यू एल्टीट्यूड जैसे बढ़ता है तो जी का वैल्यू घटते जाता है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, क्या डेप्थ होने पर भी जी का वैल्यू घटेगा या बढ़ेगा क्या, तो देखते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले हम लोग अर्थ का ये बनाएंगे। लेट्स सपोज दिस इज आवर अर्थ, ओके, जिसका मास हम m मानते हैं, रेडियस r मानते हैं, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। ये मेरा मास m है, ये रेडियस r है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेट्स सपोज दिस है मास m, ये अर्थ का मास m है, कैपिटल है, ये स्मॉल है, ओके। ये हमारा पोजीशन a मान लेते हैं, ठीक है। पोजीशन ये हमारा पोजीशन a है, ओके। यहाँ से हम डेरिवेशन करना शुरू करते हैं। लेट्स से एट ए पोजीशन क्या होगा, जब ए पोजीशन में होगा तो ये रेडियस हमारा क्या है, r है, तो ए पोजीशन में g मेरा क्या होगा, जी एम बाय आर स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जब ये बॉडी को हम कुछ डेप्थ में ले जाएंगे, लेट्स सपोज ये बॉडी को हम करते 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 ये हमारा सेंटर होगा, ये बॉडी को लेट्स सपोज हम यहाँ ले आए, ओके, डी डिस्टेंस नीचे, ओके। और डी ऐसा करने के बाद यहाँ से हमें एक सर्कुलर पाथ बनाना है ताकि थोड़ा क्लैरिटी बना ले, है ना। ये मेरा टोटल क्या है, ये सेंटर है, ये मेरा क्या है टोटल r है, और ये मेरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होगा, ये टोटल मेरा r है, और ये मेरा क्या है, सपोज दैट यहाँ तक हम ले लेते हैं, और ये यहाँ तक है, ये टोटल मेरा क्या है r, ये मेरा d, तो ये मेरा क्या हो जाएगा r माइनस डी, क्लियर। टोटल मेरा था r, ये था मेरा d, तो इतना डिस्टेंस क्या होगा, r माइनस डी ही होगा ना, हाँ क्लियर। व्हेन नेक्स्ट पॉइंट, और ये पॉइंट में हम क्या मान लेते हैं, ये बी पोजीशन मान लेते हैं। लेट्स सी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज टेकन डी डेप्थ, जो ऑब्जेक्ट हम लोग डी डेप्थ ले जाते हैं तो जी का वैल्यू क्या होगा, लेट्स सपोज हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे जी डेस मान लेते हैं, ओके। तो जी डेस मेरा क्या हो जाएगा, जी एम 1, है ना। इसका मास मान लेते हैं हम, सपोज दैट ये वाला मास हम मान लेते हैं, इसको मिटा देते हैं ताकि क्लियर दिखे, है ना। ये वाला जो सरफेस दिख रहा है, ये वाला जो सरफेस, इसके लिए m क्या हो जाएगा, इसको मान लेते हैं m डैश, ओके क्लियर। इसलिए हम यहाँ पे क्या दे देते हैं m डैश, और इसका रेडियस कितना है, ये वाला सर अर्थ का एक पार्ट मानना है ना। पहले इसमें क्या था, ये g था, यहाँ पे जब ग्रेविटी निकाल रहे थे मास हम पूरे अर्थ के लिए ले रहे थे, लेकिन जब हम डी डेप्थ के लिए जा रहे हैं, तो मास हमको इतना ही मानना पड़ेगा, क्लियर। यहाँ तक जब मास मानेंगे तो रेडियस में इतना ही मानना पड़ेगा, ये अर्थ का एक पार्ट है, ठीक है। और इसी का ही डेटा हम लोग को इसमें लेना है, तो ये जी एम डैश इसीलिए यहाँ पे हुआ, और आर क्या हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर माइनस डी का होल स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे हम लोग देखते हैं डिवाइड 2/1, है ना, यहाँ तक क्लियर। ये m मान लेते हैं, अगर हम डिवाइड करते हैं तो इस तरफ होगा ना, जी डैश बाय जी,
और जब इसको अगर हम काटते हैं तो इस तरह हम काट सकते हैं ना, जी डैश पहले लिखना, तो GM1/R-D का होल स्क्वायर इंटू जब करेंगे तो इसको पलट देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा R² जी से जी मेरा कट गया, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, G'/G इक्वल टू M'/M इंटू R²/R-D का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर? ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, ठीक है? ओके, 1 मिनट। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखने से पहले हम लोग एक चीज़ कंफर्म कर सकते हैं ना, कि ये जो अर्थ का हम लोग एक चीज़ मान रहे हैं कि अर्थ का जो डेंसिटी है हम लोग सेम मान रहे हैं, कोई भी वेरिएबल इसका नहीं मान रहे, इसका डेंसिटी हम लोग रो मान रहे हैं, लेट डेंसिटी रो, एक जो वेरिएबल नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं ना, यही वाला डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहे हैं, से यहाँ से ऊपर से लिख रहा है G'/G इक्वल टू M'/M इंटू R²/R-D का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज और देखना है यहाँ पे, इफ डेंसिटी, इफ रो is the density of अर्थ, ये हम लोग मान के चल रहे है ना। तो सबसे पहले हमको ये मास के लिए निकालना है डेंसिटी। पहले ये पूरा जो अर्थ है इसका मास कितना है m, और ये वाला जो पार्ट ले रहे हैं इसका मास मेरा कितना है m, दोनों का हम लोग डेंसिटी निकालते हैं। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और मास हम जब निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ, इनटू वॉल्यूम। क्लियर? सबसे पहले हम लोग को m पूरा होल अर्थ के लिए निकालना है। डेंसिटी क्या होता है? मास हम लोग को निकालना है ना, डेंसिटी तो वैसा ही रहेगा है ना। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इसका पूरा वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई R क्यूब। क्लियर? और उसी तरह सेम टू सेम m डैश का भी निकाल सकते हैं ना, रो तो सेम रहेगा, इसमें क्या हो जाएगा 4/3 पाई R क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस इतना होगा ना, पूरा अर्थ के लिए लिए तो इसलिए R लिए, लेकिन हमको इतना ही पार्ट के लिए लेना तो R-D लेना। क्लियर? R-D का होल क्यूब। और ये वाला वैल्यू हम लोग को इसमें सब्स्टिट्यूट करना। लेट्स सी m डैश क्या हो जाएगा, रो 4/3 पाई R-D का होल क्यूब इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे R²/R-D का होल स्क्वायर। अब काटम पीटम करना स्टार्ट करते हैं। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो बचा मेरा क्या, यहाँ से 2 पावर है, एक पावर यहाँ से कट जाएगा तो बचेगा मेरा R-D, और यहाँ मेरा 2 है तो यहाँ भी एक कट जाएगा तो बचेगा मेरा 2 में कट गया तो R बचा। क्लियर? यहाँ मेरा क्या आ जाएगा G'/G। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, इसको ऐसा तोड़ के लिख सकते हैं ना, लेट्स सी है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, R/R माइनस D/R। जब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं तो ऐसे से हम ये वाला फॉर्म बना सकते हैं ना, हाँ ऐसे से बना सकते हैं, तो इसको हम इस तरह करके लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं। अब लिखने के बाद इसको हम इस तरह से इस तरह लिखेंगे, लेट्स सी इसको लिखेंगे, इसको जब करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये D/R हो जाएगा। क्लियर?
यही वाला होगा। लेट्स सी जी डैश बाय जी इक्वल टू 1 माइनस डी बाय आर, और इसी को हम लिख सकते हैं जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस डी बटा आर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जब भी डेप्थ का क्वेश्चन आएगा तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग को करना है। क्लियर? एक पॉइंट आता है इसमें, एक चीज ध्यान रखना है। यहाँ तक में कोई दिक्कत एक बार देख लीजिए, अगर दिक्कत है तो आगे हम लोग बढ़े, नहीं दिक्कत है तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, लेट्स सी हियर। अगर यहाँ पे ध्यान से अगर यहाँ पे डी का वैल्यू हम लोग बढ़ाते हैं, लेट्स सी वैल्यू ऑफ डी को क्या करते हैं हम लोग, इंक्रीज करते हैं। जब ये इंक्रीज करेंगे तो डी बटी आर का वैल्यू क्या होगा हमारा, इंक्रीज करेगा। क्लियर? डी बढ़ाएंगे तो डी बटा आर का भी वैल्यू हम लोग को क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और जब इंक्रीज करेगा, ये अगर इंक्रीज कर गया तो 1 से अगर कुछ वैल्यू घटा रहे हैं तो ये तो पूरा घटेगा, है ना। डी ये वाला वैल्यू बढ़ रहा है मेरा, और जब 1 से घटाएंगे तो ये वाला वैल्यू घटेगा, क्योंकि ये इंटू में तो ये भी वैल्यू घटेगा। ओवरऑल क्या जानेंगे कि जी डैश यहाँ पे घट रहा है। जब ये बढ़ रहा है, जब डी को बढ़ा रहे हैं तो ये डी बाई आर को क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो टोटल वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी कि जी डैश क्या घट रहा है, जी डैश क्या हो रहा है, ओवरऑल डिक्रीजेस। सो हम लोग एक कंक्लूजन लिख सकते हैं इसमें, when d increases value of g decreases। ये चीज हम लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आप लोग नोट करें, पॉज करके पहले नोट करें, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट हमारा है क्या, रोटेशन से भी होता है क्या जी का वैल्यू डिक्रीज? हाँ, रोटेशन से भी जी का वैल्यूज होता है, लेकिन इसमें हम लोग डेरिवेशन नहीं देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा एप्लीकेशन जो हम लोग को हायर क्लासेस में पढ़ना है, तो इसमें डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। ओके, लेट्स सी। लेट ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और इसमें 2 पोल होते हैं, है ना। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट। हमारा जो अर्थ रोटेट करता है, लेट्स से एक एग्जांपल से देखेंगे। ये जो हमारा अर्थ है, ये अर्थ हमारा वेस्ट से ईस्ट तक रोट करता है, इस तरह रोटेट करता है। ओके, इस तरह रोटेट करता है, ये ध्यान में रखना है हम लोग को। इसीलिए हम लोग का सूरज जो हम लोग को उगता है, राइज होता है, वेस्ट में होता है, और डूबता है हमेशा वेस्ट में होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। एक्चुअली में होता है क्या, इसमें रोटेशन में हम लोग को ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, एक फॉर्मूला बताते हैं, उसी पर सारा हो जाएगा, है ना। लेट सपोज एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, क्या है ये, इसका मास हम लोग एम लेते हैं। ये रोटेट क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण ये एक फोर्स लगाता है ना, ये फोर्स लगाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण, और जब फोर्स के कारण ये चारों ओर घूम पा रहा है ना, और ये एक एंगल बना रहा है, इसको हम लोग बोल देते हैं लैम्बडा। क्या बोल देते हैं, लैम्बडा। ये लैम्बडा क्या है मेरा, ये रोटेशन एंगल है, एंगल है ना, एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन। इसमें एक फॉर्मूला ध्यान में रखना, जो है जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्बडा, है ना। ये फॉर्मूला हम लोग को ध्यान में रखना है, यही फॉर्मूला से हम लोग आगे चीज़ सीखनी। लेट्स से फर्स्ट पॉइंट हम लोग को इसमें 2 चीज़, अगर ये ऑब्जेक्ट रोटेट करते करते यहाँ पे आ जाता है, सपोज यहाँ पे, है ना, तो मेरा एंगल कितना बनेगा, यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। एट और लैम्बडा की वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर 90 डिग्री हम पुट कर देंगे ना, तो कोस स्क्वायर 90 डिग्री। और हम लोग क्या जानते हैं, कोस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0, यानी कि ये वाला वैल्यू कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 0, यानी कि जी डैश इक्वल टू जी,
और ये हमारा कौन सा कंडीशन है, ये मैक्सिमम का कंडीशन है। कौन सा कंडीशन है, मैक्सिमम ऑफ जी। सिमिलरली ये हमारा पोल पे है, अगर यही चीज़ ये ऑब्जेक्ट या तो इक्वेटर में यहाँ या यहाँ ये दो जगह रहता तो क्या चीज़ बनता, देख सेकेंड पॉइंट एट इक्वेटर। जब इक्वेटर में रहता तो लैम्बडा की वैल्यू कितना होती, 0 डिग्री, है ना। तो क्या होता है ये जी डैश इक्वल जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू कितना होती है 1, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाता है जी बराबर जी आर ओमेगा स्क्वायर, और ये आता है मेरा मिनिमम का कंडीशन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और हम लोग आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट बाकी सारा एप्लीकेशन सारा यूजेस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आप लोग को यहाँ तक सारा चीज़ क्लियर होगा। तो एक थोड़ा सा हम लोग समरी कर देते हैं, ओके, कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, ठीक है। आज हम लोगों ने सबसे पहले ग्रेविटेशन के डेफिनेशन को जाना, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा, एफ इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, फिर यूनिट्स ऑफ जी देखें, जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। फिर उसका हम लोगों ने ऐसा यूनिट निकाला, ऐसा यूनिट निकालने के बाद हम लोगों ने रिलेशन देखा जी और कैपिटल जी और कैपिटल जी में रिलेशन क्या था, जी इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। इसके बाद हम लोगों ने जी का वेरिएशन देखा, पहला क्या देखा लैटिट्यूड से हाइट से, मीन्स हाइट से जब देखा तो हम लोगों ने क्या सीखा कि जब हम लोग हाइट बढ़ाते हैं तो जी का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा डेप्थ से, जब हम लोग डेप्थ भी जाते हैं तो हम लोग का जी का वैल्यू डिक्रीज होता है। और नेक्स्ट हम लोग को देखा रोटेशन ऑफ अर्थ से, इससे भी हम लोग का वैल्यू जी पर इफेक्ट पड़ता है। तो आई होप यहाँ तक आप लोग क्लियर है। एक होमवर्क क्वेश्चन, आप लोग थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाना, ठीक है। एक होमवर्क क्वेश्चन क्या है इसमें आप लोग ध्यान रखना, अगर सपोज दैट कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है मास m है, सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट को 10 किलोमीटर ऊपर करते हैं, ठीक है, और सेम ऑब्जेक्ट को 10 किलोमीटर नीचे करते हैं, है ना। तो बताओ ग्रेविटी किस में ज़्यादा होगा किस में कम होगा, ये आप लोग को बताना है कमेंट करके। आई होप आप लोग जितना भी समझे होंगे तो आप लोग ये कॉन्सेप्ट से आप लोग कर लेंगे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। थैंक यू वेरी मच, तब तक के लिए ओके, गुड बाय।